गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। ओके, तो आज से अपन फिर अपना एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना चैप्टर चल रहा था गैसीय अवस्था। उसमें बेटा अपन लोगों ने 3 लेक्चर देख लिए हैं, लेक्चर नंबर 136, 137 और 138। जिसमें बेटा अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने सबसे पहले बेटा ठोस, द्रव और गैस में अंतर देखा। उसके बाद बेटा अपन ने जो अपने पास गैस के गुण होते हैं उनके बारे में बात की। फिर सबसे इंपॉर्टेंट गैस के नियमों की बात की, जिसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसैक का नियम और एवोगाद्रो का नियम पढ़ा। उसके बाद अपन ने आदर्श गैस समीकरण देखा, डाल्टन का आंशिक दाब नियम देखा और फिर बेटा अपन ने ग्राम का विसरण नियम किया। और मैंने आज आपको बोला था कि आज के लेक्चर में मैं बेटा आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस में अपन बात करेंगे स्टेज 1, 2, 3, 4 की, जिसमें इन टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। बाकी और जैसे जैसे अपन को आगे देखने को मिलेगा, आगे चैप्टर्स या जो मेरी साइड से कुछ क्वेश्चंस होंगे उनकी बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं आपका स्टेज 4 देख लेता हूं क्वेश्चंस के लिए, फिर स्टेज 1 भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी केवल मैं स्टेज 1, 2, 3, 4 में जो अपने टॉपिक हो गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। उनसे रिलेटेड भी सारे नहीं करवाऊंगा, लेकिन लगभग कंप्लीट से करवा दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बेटा एक तो ये याद रखें, ये घबराएं नहीं कि सर बाकी क्वेश्चन, बेटा करवाने को सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बेटा आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी चीजें। समझ में आ रही है बात? मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता हूं, जो बच जाए बेटा वो आप करके देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन यदि बेटा मैं करवा दूंगा तो फिर बेटा आपने खुद की साइड से तो प्रैक्टिस की ही नहीं, खुद की साइड से तो स्ट्रगल किया ही नहीं, फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो इस चीज का बेटा थोड़ा ध्यान रखें। घबराएं नहीं कि सर बाकी क्वेश्चन तो आपने छुड़वा दिए। बेटा छुड़वाने का कुछ रीजन ये होता है कि आप खुद प्रैक्टिस करें। एक बार में क्वेश्चन नहीं हो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार करो, आपके डाउट ग्रुप पे भेज दो। बेटा एक बार चैप्टर पढ़ते ही सारे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, बेटा 2-3 अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, तब जाके चीजें क्लियर होती है। ठीक है बेटा? तो बेटा स्टेज 4 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने करवा दिया था, बाकी क्वेश्चन भी एक बार अपन देख लेते हैं। तो मैं बेटा पहले स्टेज 4 की बात कर रहा हूं आप लोगों से। स्टेज 4 में बेटा सेक्शन ए की बात कर रहा हूं। सेक्शन ए में बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बेटा, CO तथा N2 के समान मोल लेके एक गैसीय मिश्रण बनाया गया। यदि इस मिश्रण का कुल दाब 1 एटमॉस्फेयर है, 1 वायुमंडलीय दाब है, तब इस मिश्रण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब क्या होगा? तो बेटा हमें नाइट्रोजन का आंशिक दाब निकालना है, मतलब PN2 निकालना है, मतलब नाइट्रोजन का दाब निकालना है। बेटा मिश्रण में 2 चीजें हैं, N2 और CO, तो दोनों से मिलके तो बनेगा कुल दाब। और बेटा केवल मिश्रण में N2 की बात करें तो वो एक अंश है, CO की बात करें तो वो एक अंश है, तो N2 का दाब क्या होगा? आंशिक दाब। ठीक है, और हमको बोला है N2 और CO के समान मोल लिए, तो मोलों को स्मॉल n से बता दूं तो N2 के मोल बराबर है CO के मोल बराबर है n, मान सकता हूं। कुल दाब बेटा हमारे को दे दिया है, P कुल दे दिया है 1 atm। तो बेटा डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार मैं कह सकता हूं आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणा मोल भिन्न। तो देखिएगा, आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणा मोल भिन्न। मोल भिन्न को बेटा x से बताते हैं, N2 की मोल भिन्न की बात कर रहे हैं। ये हमने कहां से लिखा? ये डाल्टन के नियम से लिखा। तो देखिएगा बेटा यहां से अपने पास क्या आया, PN2 इज इक्वल टू P कुल कितना है 1 इंटू XN2, N2 के खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, तो N2 के खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, यही होगा बेटा। देखिएगा तो बेटा यहां से देखिए PN2 इज इक्वल टू 1 इंटू N अपॉन N प्लस N, दोनों के इक्वल मोल है, समान मोल है, तो 2N आएगा, N से N जाएगा 1/2, तो बेटा आ जाएगा आपके पास 0.5 atm। बोलिएगा समझ में आती है क्या बात? तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन 4 था, स्टेज 4 सेक्शन ए का, जिसका आंसर आपके पास आया सेकंड 0.5 atm। मान लीजिए बेटा अब आपसे CO का भी आंशिक दाब पूछ लेता। 2 चीजें हैं, कुल दाब 1 atm है, इसका 0.5 atm है, तो बचे हुए का भी 0.5 atm ही होगा, क्योंकि दोनों का योग 1 आ रहा है। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपको, स्टेज 4 की बात कर रहा हूं, सेक्शन ए,
एक हवा का बुलबुला 15 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1.5 बार दाब पर जल के नीचे स्थित है। यदि बुलबुला सतह पर आ जाता है तब इसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 बार हो जाता है, तब बुलबुले का आयतन क्या होगा? तो बेटा पहले सतह के नीचे था, बाद में सतह के ऊपर आ गया है, तो बेटा दोनों कंडीशन मान लेते हैं, दो कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा P1 तो है बेटा 1.5 बार, T1 है बेटा 15 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलूं, मैंने बताया था गैसीय अवस्था का कोई भी क्वेश्चन है उसमें आप ताप हमेशा केल्विन में ही लेंगे। बेटा इसके बाद बात कर रहा हूं P2 की बात कर रहा हूं बेटा 1 बार है, और T2 की बात करूं बेटा 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो 298 केल्विन आएगा। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा अपन बात करें, तब ये पूछ रहा है कि बुलबुले के आयतन में कितना परिवर्तन होगा, इसकी बात की जा रही है। तो बुलबुले के आयतन में कितना परिवर्तन होगा? बेटा पहले आयतन मैंने V1 मान लिया और अब आयतन बेटा मैं V2 मान लेता हूं। तो मेरे को ये देखना है बाद वाले आयतन और पहले वाले आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है। तो वही हमारे पास आदर्श गैस समीकरण जिंदाबाद। तो मैं ये बोल सकता हूं P1V1 इज इक्वल टू N1RT1, P2V2 इज इक्वल टू N2RT2। बोलो बेटा सही बात है? मोलों की बात नहीं हुई, हमने माना समान होंगे, R समान होगा, ये चीजें हमारे को ज्ञात करनी है। तो हमारे पास आया बेटा P1V1 अपॉन P2V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सही बात है बेटा? तो बेटा यहां से P1 दिया है 1.5, V1 पता नहीं है, P2 दिया है 1, V2 पता नहीं है, T1 दिया है 288, T2 दिया है 298। तो बेटा बाद वाला आयतन पहले वाले आयतन की तुलना में क्या हुआ है इसको चेक करना है। तो मुझे बेटा V2 को V1 के साथ रिलेशन देखना है, क्या आएगा? तो बेटा आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा V2 इज इक्वल टू 1.55 V1, जो बेटा लगभग अपन क्या बोल सकते हैं, इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो 1.6 V1। तो बेटा यहां से एक चीज समझ में आती है कि V2 V1 का 1.6 गुना ज्यादा है। तो मतलब V2 बड़ा हो गया, और कितने गुना बड़ा हो गया? 1.6 गुना बड़ा हो गया। अपना आया था 1.55, लेकिन ऑप्शन में 1.55 नहीं है, तो लगभग चेक किया कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो 1.6 गुना आ जाएगा। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में चेक कीजिए, आपका आयतन बढ़ जाएगा और कितने गुणांक से बढ़ जाएगा? 1.6 गुणांक से बढ़ जाएगा। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्टेज 4 सेक्शन ए में ही बात कर रहा हूं। आपको बोला है H2O2 और मीथेन के समान द्रव्यमान को एक पात्र में लिया गया है जिसका ताप 27 डिग्री सेल्सियस और आयतन V है, आदर्श स्थितियां हैं, तब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बेटा द्रव्यमान समान लिया है, द्रव्यमान को मैं W से बोल दूं तो WH2 बराबर है WO2 बराबर है W मीथेन। याद रखें ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। इन सबका द्रव्यमान बराबर है, मैंने मान लिया W, बोल सकता हूं। तो इसने पूछा क्या है बेटा, यदि ताप और आयतन आदर्श स्थितियां हैं तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बेटा इसमें आपको थोड़ा सा एक मोल की चीज याद दिलाना चाहूंगा। आदर्श स्थितियां होती हैं तो रस समीकरण मिति कहती है कि जो मोलों का अनुपात है वही आयतन का अनुपात होगा। याद आ गया? क्यों होता है बेटा ऐसा? इसका भी कारण है, एक बार सुन लीजिए। बेटा हमने पढ़ा है मोल बराबर दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर। ये कब है बेटा? ये जब STP या NTP मतलब आदर्श स्थितियां हो। दूसरी बात बेटा गैस हो, तो ये तीनों गैस हैं और आदर्श स्थितियों की बात की है, तो बेटा इस केस में मैं बोल सकता हूं मोल बराबर दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर होगा। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा यहां से मेरे को इनका द्रव्यमान मिल गए। तो अब देखिएगा बेटा मैं सभी के आयतन लिखूंगा तो आयतन क्या आएगा? मोल गुणा 22.4 लीटर। तो इसके लिए मोल गुणा 22.4, इसके लिए मोल गुणा 22.4, इसके लिए मोल गुणा 22.4।
तो 22.4 तो तीनों में कॉमन है, कट जाएगा। इसीलिए तो बोला कि मोल के अनुसार और रस समीकरण मिति के अनुसार मैं कह सकता हूं कि जो मोलों का अनुपात होता है वो ही आयतन का अनुपात होता है। समझ में आ गई बात? तो बेटा मैं इनके आयतन का अनुपात निकालना है, VH2, VO2, VCH4 निकालना है। वो क्या आएगा? इसके मोल गुणा 22.4, समझ में आ गई होगी बात। इसके मोल गुणा 22.4, इसके मोल गुणा 22.4, समझ में आ गई बात बेटा। 22.4 22.4 22.4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? मोलों का अनुपात। और मोलों का अनुपात यदि बेटा मैं चेक करूं तो तीनों का वजन बराबर है WW, तो ग्राम भार बटे अणुभार, ग्राम भार बटे अणुभार, ग्राम भार बटे अणुभार। तो यहां से बेटा W भी कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, ये थोड़ा सा सरल कर लिया। तो बेटा आपके पास आया 1/1, 1/16, 1/8। कभी भी अनुपात को बटा में नहीं छोड़ते। यहां से बेटा इनका लघुत्तम ले लो, वो कितना आएगा? 16, तो 16:1:2। तो बेटा यहां से यदि मैं बात करूं तो ये तो सब में कॉमन हो गया, तो आपका अनुपात क्या रहेगा? 16:1:2। ये आपका बेटा क्या रहेगा? आंसर। समझ में आ गई है बात? तो यहां से हमारे को एक नई चीज पढ़ने को मिली कि मोलों का अनुपात वही होता है जो उनके आयतन का अनुपात होता है। समझ में आ गई बात? तो इस अकॉर्डिंगली हमने स्टेज 4 सेक्शन ए के बेटा 3 क्वेश्चन देखे। इसका आंसर आया 16:1:2। तो बेटा 9th क्वेश्चन का आपका आंसर 3rd ऑप्शन होना चाहिए, चेक कर लीजिए। आगे कुछ क्वेश्चंस इनके और देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे बेटा। रफ करूं इसको। बेटा ये वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं जो अपने टॉपिक्स हो गए हैं, बाकी आपको करके देखना है, आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए बताए जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन बेटा मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं सारे करवा दूंगा तो फिर आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे भाई? और आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, जब तक परफेक्ट नहीं होगे। इस चीज का बेटा खास ख्याल रखें, ठीक है? तो आगे चलें अपन। तो स्टेज 4 सेक्शन ए में ही क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया। क्वेश्चन 10 की बात कर रहा हूं बेटा, देखिएगा क्या बोलता है। आपको बोल रहा है H2 तथा O2 गैस से मिलकर एक मिश्रण बनता है जिसमें उनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:4 है। तो हमको ये पता लग रहा है बेटा WH2 बटा WO2 जो आपको दिया है वो 1/4 दिया है, राइट? तब उन दोनों गैसों के मिश्रण में मोलों का अनुपात क्या होगा? उसने पूछा क्या है बेटा? H2 और O2 के मोलों का अनुपात क्या होगा? मोल को बेटा अपन जनरली स्मॉल n से लिख देते हैं। तो मोल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? NH2 बटा NO2। तो क्या आएगा? ग्राम भार बटे अणुभार। तो ग्राम भार बटे अणुभार, ग्राम भार बटे अणुभार। सही बात है बेटा? इसको काटा 2 एकम 2, ये 16 आ गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं तो WH2 बटा WO2 इंटू 16/1। बेटा ये अनुपात हमको दिया है, कितना दिया है? 1/4। तो देखिए क्या आएगा? NH2 बटे NO2, तो ये तो 1/4 आ गया, इंटू 16 काटा 4, तो यहां से आपको पता लग गया 4:1। मतलब इस गैस मिश्रण में H2 और O2 के मोलों का अनुपात 4:1 होगा। तो स्टेज 4 सेक्शन ए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या आएगा बेटा? 4:1 आएगा। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11, अभी चिंता ना करें, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके साम्य अवस्था वाले चैप्टर से रिलेटेड है बेटा, तो वहां पे बात करेंगे। क्योंकि जब भी केसी केपी इसकी बात करता है तो साम्य अवस्था की बात की जाती है। अभी नहीं घबराएं और ना अभी आप करें इसको। फिर अपन स्टेज 4 सेक्शन बी को देख लेते हैं बेटा। इसके 1-2 क्वेश्चन। स्टेज 4 सेक्शन बी, याद रखें ये सेक्शन ए था, अब सेक्शन बी की बात कर रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है
300 केल्विन ताप पर 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क में 10⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब जल लिया जाता है, तब जल के कितने मोल वाष्प अवस्था में होंगे यदि साम्यावस्था स्थापित हो जाए। तो बेटा दिया क्या है, आयतन दे दिया 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, ताप दे दिया 300 केल्विन, बेटा दाब दे दिया आपको P 3170 पास्कल, ये मैंने आपको बताया था, PA का मतलब पास्कल। R बेटा आज आप ये लोगे, इसने खुद ने भी दिया है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। समझ में आ गई बात बेटा। तो इस क्वेश्चन को करना है तो हमारे पास एक ही समीकरण है, क्या है, PV = nRT। यहां से आपको मोल निकालना है तो N = PV/RT आएगा। बेटा यहां से सॉल्व करें इसको अपन, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो यहां से देखिएगा बेटा, N हो गया आपका P कितना है 3170 पास्कल, V कितना है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, R कितना है 8.314, T कितना है 300। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.27 × 10⁻³ मोल। मोल का कोई मात्रक नहीं होता, मोल ही लिखते हैं। तो इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, 1.27 × 10⁻³ मोल। कैलकुलेशन करके देख लें, उसमें अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। बेटा ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए, बस दिक्कत कहाँ आती है बेटा, मात्रकों में। तो मात्रकों का सारा खेल मैं आपको समझा चुका हूं बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेज 4 की बात कर रहा हूं मैं, स्टेज 4 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर बेटा 5 क्या बोल रहा है देखिएगा। दो बल्ब लिए गए हैं बेटा, चित्र बताया हुआ है, इसमें दो स्थितियां हैं बेटा, चित्र को देखो। चित्र के अकॉर्डिंग दो स्थितियां ली गई हैं। पहले दाब Pi था, तब ताप T1 था, फिर ताप T2 हो गया, अंतिम दाब PF हो गया। दोनों को एक नली से जोड़ दिया गया है, जिस नली का आयतन लगभग नगण्य है। तब बेटा आपको क्या बताना है, अंतिम दाब PF क्या होगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इसको करने के लिए हमारे को क्या देखना पड़ेगा बेटा, पहले जो दोनों बल्ब थे उन बल्ब में मोल कितने थे, N थे। तो पहले तो मोल मैंने मान लिए N और N 2N पहले। बाद में मोल कितने हो गए, तो बाद में मोल N1 + N2 हो गए। बेटा चीज को समझिएगा, इसमें नियम कौन सा लग रहा है, आवोगाद्रो का नियम लग रहा है। आवोगाद्रो का नियम बोलता है कि समान आयतन के पात्र हैं तो उनमें मोलों की संख्या समान होगी। याद आ गया। तो बेटा वही फंडा लगाया, पहले मोलों की संख्या बाद में मोलों की संख्या। बेटा पहले मोलों की संख्या मैंने दोनों में कितनी मान रखी है, 2N, क्योंकि पहले दोनों बल्बों में N1 थे, तो इसे 2N1 भी लिख सकते हो। मान लो अपने क्या बोला, पहले दोनों बल्बों में N1 और N1 थे, बाद में एक में तो N1 था, ताप चेंज कर दिया तो दूसरे में N2 हो गए। तो पहले मोल इतने थे, बाद में मोल इतने थे। तो बेटा मैंने इसको कंबाइन किया तो 2N1 = N1 + N2 बोल सकता हूं। अब पहले बेटा 1 और 2 की कोई कंडीशन नहीं थी, तो यहां से मैं N और N हटा सकता हूं, तो यहाँ पे 2N लिख सकता हूं। समझ में आती है बात बेटा। अब बेटा चूंकि देखिएगा क्या होता है, एक बार चीज समझिएगा, चूंकि बेटा PV = nRT होता है, तो N क्या होगा, PV/RT होगा PV/RT। तो बेटा यहां से कंडीशंस पुट कर रहा हूं, 2N की जगह PI V/RT1। पहले दाब पहले ताप, V और R कॉमन है, समान आयतन है। इधर देखिएगा, अब बेटा N1 और N2 की बात कर रहे हैं तो कंडीशन देखिएगा, दाब यहाँ पे PF हो गया है, PF V R T1, इसमें ताप T1 था। इधर बात करूं, इधर ताप बेटा T2 हो गया है। समझ में आती है बात बेटा। अब यहां से बेटा देखो V कैंसिल आउट होगा, V कॉमन निकाल लो, 2PI/T1 ये आया, V और R को कॉमन निकालो, V/R।
ऐसे ही v बटा r यहाँ कॉमन ले लो, पी एफ वी बटा आर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1/T1 प्लस 1/T2 आ गया बेटा। आर वी से आर वी गया, क्या बच गया 2pi T1 इज इक्वल टू पी एफ, एलसीएम लिया T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2। बेटा T1 से T1 चला गया तो PF क्या आएगा देखिएगा, PF आएगा आपके पास 2pi T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये बेटा आपका आंसर होगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमारे को सॉल्व करना है तो समान आयतन बोला है तो मोलों की संख्या भी समान हो जाएगी, मोलों की संख्या समान करके ये सॉल्व किया। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है और याद रखें ये जो क्वेश्चन 5 का कॉन्सेप्ट है ये कि ये कॉन्सेप्ट आपका स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 6 में लगेगा। ये क्वेश्चन बेटा आपका स्टेज 1 में क्वेश्चन 6 में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, याद रखिएगा। अभी जब अपन स्टेज 1 के क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहां आपको यही बोलूंगा कि सेम टू सेम जो स्टेज 4 सेक्शन बी का क्वेश्चन 5 था वो ही कॉन्सेप्ट वो ही फॉर्मूला वहां पे लगेगा। समझ में आती है बात बेटा? तो इस तरीके से मैंने आपको स्टेज 4 करवाई, सेक्शन ए सेक्शन बी जो क्वेश्चंस बेटा अपन ने कर लिए थे, जो टॉपिक्स अपन ने कर लिए थे उनकी बात की। डन। एक बार इसको रफ करता हूं फिर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इजी क्वेश्चन है बेटा। करूँ रफ बेटा? चलें आगे। तो आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, इनको रफ कर रहा हूं। तो बेटा अब अपन इसमें आगे करते हैं, स्टेज 3 की बात कर लेते हैं बेटा। स्टेज 3 क्या बोलता है देखिए, इसको देख लेते हैं। तो अब बेटा अपन जिनकी भी बात कर रहे हैं, कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं? स्टेज 3 जो टॉपिक पढ़ लिए उनके क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्टेज 3 में बेटा पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक एटीएम दाब पर 20 सेंटीमीटर क्यूब गैस को विस्तारित करके प्रसारित करके 50 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया जाता है, ताप नियत रहता है, तब अंतिम दाब क्या होगा? बेटा फिर से वही बात, ताप नियत है, बॉयल का नियम है, बॉयल का नियम है तो P1V1 बराबर P2V2 होगा। समझ में आ गई बात? और आप बोलो कि सर नियम याद नहीं है, तो हमारा रामबाण क्या है? आदर्श गैस समीकरण क्या बोलता है? PV बराबर nRT। दोनों चीजों के लिए लगा लो, P1V1 अपॉन P2V2 बराबर N1RT1 बटा N2RT2। तो वहां से कर लो, तो देख लो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, P1V1 अपॉन P2V2 N1RT1 अपॉन N2RT2, या ताप नियत है, ये सारी चीजें बेटा हट गई। तो बेटा क्या मिल गया आपको? P1V1 बराबर P2V2, और यही बेटा हमको क्या बोलता है? बॉयल का नियम, कि यदि ताप नियत है तो P1V1 बराबर P2V2 होता है। आपको निकालना क्या है बेटा? देखो फाइनल प्रेशर, अंतिम दाब निकालना है P2, तो P2 क्या आ जाएगा यहाँ से? P1V1 अपॉन V2। P1 कितना है? 1 ATM, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब, V2 कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा आप देखिएगा आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, इसी रूप में आंसर मांग रहा है, तो P2 कितना आ गया? 1 × 20/50, ये आपका आंसर हो गया। देखिए देखिए समझ में आ रहा है क्या? ठीक है बेटा, तो 20/50 पहला ऑप्शन ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का।
स्टेज 3 में ही बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें नई चीज देखने को मिलेगी आपको, एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा, याद रखें भाई। तो इसमें बात करता हूं, देखिए क्या बोल रहा है आपको। बोल रहा है बेटा ताप में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यदि इसे नियत दाब पर गर्म करते हैं तो इसके आयतन में 20% की वृद्धि होती है। फिर से आपको क्या बोल दिया, दाब नियत है। दाब नियत है तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। कब? जब दाब नियत है। चार्ल्स का नियम आ गया भाई। तो अब बेटा या तो डायरेक्ट ये लगा लो या फिर से यही दो चीजें लगाओ। दाब नियत है, ये दोनों नियत है, तो V T के बराबर आ जाएगा। V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। आपको बोला है नियत दाब पर इसे गर्म करते हैं तो आयतन में 20% की वृद्धि होती है, तो आपको ताप में कितने प्रतिशत की वृद्धि है ये बताना है। तो बेटा इसका लॉजिक समझना, पहले आयतन था 100, 20% की वृद्धि कर दी तो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। वृद्धि कर दी तो 20 बढ़ गया, तो 100 और 20 120 हो गया। पहले आयतन 100 था, 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 120 हो गया। ताप पहले 100 था, T2 देखना है मुझे कितना, तो बेटा आपने यहां से ये हटाया तो आपने T2 बता दिया 120। अब बेटा प्रतिशत परिवर्तन पूछा है इसने, तो उसका फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताना चाह रहा था आपको, जिस कारण मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताया। कभी भी प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला देखना है, कोई भी चीज आ जाए तो देखो क्या करो, बाद माइनस पहले अपॉन पहले इंटू 100, बाद माइनस पहले अपॉन पहले इंटू 100। तो अब देखो ताप के लिए देखें तो प्रतिशत ताप में कितना परिवर्तन, बाद मतलब T2, ये T1, ये T1, ये 100। तो यहां से देखो कितना आया, 120 माइनस 100 बटा 100 इंटू 100, 100 से 100 गया तो आपको कितना मिला, 20%। अब बेटा 120 माइनस 100 किया तो ये 20 प्लस का आया, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा। प्लस का मतलब वृद्धि होगा और माइनस का मतलब कमी होगा। तो हमने बोल दिया 20%, चूंकि प्लस है तो आपने बोल दिया क्या होगा, वृद्धि। तो बेटा इसमें आपका आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए स्टेज 3 के क्वेश्चन 3 में। बेटा आगे देखते हैं क्या बोल रहा है आपको। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है देखिएगा, 3.2 ग्राम O2 और 0.2 ग्राम H2 को 1.12 लीटर के फ्लास्क में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर लिया गया है, तब गैसीय मिश्रण का कुल दाब क्या होगा। तो बेटा O2 की बात करूं, 3.2 ग्राम है तो यहां से मोल निकालो। मोल क्या होगा, N का मतलब मोल, मोल होगा ग्राम भार बटे अणु भार, तो 0.1 आ गया। H2 की बात करो, 0.2 ग्राम है तो मोल निकालो, ग्राम भार बटे अणु भार, मोल आ गया। तो बेटा दोनों के मोल कितने कितने हो गए, 0.1 मोल हो गए। तो बेटा जब आपके पास एक से ज्यादा गैसें हैं और कुल मोल की बात कर रहा है, तो बेटा इसका एक सीधा सा तरीका ये भी है, आप बोल सकते हो PV बराबर कुल पात्र के दाब की बात कर रहा हूं, तो जो भी गैसें हैं उनके मोलों का योग इंटू RT। दो गैसें हैं पात्र में, एक O2 और एक H2, दोनों के मोलों का योग कर लो इंटू RT कर लो। तो यहां से बेटा देखो क्या आएगा, NO2 NH2 RT और ये V बटा में आ जाएगा। तो यहां से बेटा देखो क्या आएगा, 0.1 प्लस 0.1, आयतन कितना दिया है, 1.12 लीटर आयतन दिया है, R 0.08, बेटा R होता है 0.0821, लेकिन कैलकुलेशन इजी वे में सॉल्व करना है और ऑप्शन में ज्यादा अंतर नहीं है, सॉरी ज्यादा अंतर है, तो बेटा हम 0.0821 की जगह कैलकुलेशन के लिए 0.08 भी मान सकते हो। ताप आपको दिया है 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन, याद रखें ताप दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ो तो ये केल्विन में आ जाएगा 273 केल्विन। जैसे ही बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 0.2 1.12 0.08 इंटू 273,
और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो बेटा लगभग 4 ATM के लगभग ही आएगा। कैलकुलेशन आप देख लें, तरीका यही है। ठीक है बेटा, तो स्टेज 3 का बेटा अपन ने क्वेश्चन 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा। आगे की बात करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। रफ करूं बेटा इसको, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? जो अपने टॉपिक हुए हैं उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। आगे के टॉपिक जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उनके भी बेटा आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस और। तो अब बेटा अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। स्टेज 3 में ही आपको बोला है SO2 CH4 और O2 के समान द्रव्यमान को एक खाली पात्र में 298 केल्विन ताप पर मिलाया गया है। इनके बेटा क्या है? द्रव्यमान समान है सभी के, ये मान लिए द्रव्यमान। SO2 CH4 और O2 के ताप 298 केल्विन है। कुल दाब 2.1 ATM है। कुल दाब आपको बता दिया है 2.1 ATM। तब आपको CH4 का आंशिक दाब पूछा है। तो आपसे पूछा क्या है बेटा? CH4 का आंशिक दाब। आंशिक दाब का फॉर्मूला डाल्टन के नियमानुसार आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणा मोल भिन्न, ये होता है। ये इंपॉर्टेंट भी बताया था पहले वाले लेक्चर में। तो यहां से बेटा मैं बात करूं तो कुल दाब इज इक्वल, सॉरी आंशिक दाब इज इक्वल टू कुल दाब गुणा मोल भिन्न। मोल भिन्न मतलब खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, यही होता है फॉर्मूला। डन। अब देखिएगा आगे कैलकुलेशन। बस केमिस्ट्री का काम बेटा इतना ही है, बाकी अब जो आप करोगे वो कैलकुलेशन का चक्कर होगा। यदि कैलकुलेशन गलत की तो आंसर बेटा फिर गलत आएगा, ध्यान रखें। मोल क्या होता है? ग्राम भार बटे अणुभार, ग्राम भार बटे अणुभार, ग्राम भार बटे अणुभार, ग्राम भार बटे अणुभार। बेटा W से W कैंसिल होगा, सॉल्व करो। PCH4 इज इक्वल टू 2.1, ऊपर तो बेटा आ गया 1/16, नीचे बेटा एलसीएम लिया तो एलसीएम लीजिए कितना आएगा। तो बेटा थोड़ा सा यदि इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 128 एलसीएम आएगा। तो बेटा 128 को यदि आपने सॉल्व किया एलसीएम को लेके तो ये 8, ये 2 और ये 4, तो बेटा यहां से ये कट गया, 8 बार आया। कैलकुलेशन अब अपने अकॉर्डिंग देख लें, 10 4 14, तो बेटा 2.1 इंटू 8/14 आएगा। ठीक है, तो 3 2 और 4, 3 चौक 12, तो बेटा लगभग आपका ये 1.2 ATM आना चाहिए। कैलकुलेशन देख लेना, तरीका यही है बेटा। ठीक है, स्मॉल n का मतलब मोल है और ग्राम भार हमको बराबर दे दिया था। तो ये क्वेश्चन 5 था बेटा आपका स्टेज 3 का। अब बेटा अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देख लीजिए आप 10 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 10। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा घनत्व की बात कर रहा है, हमें पता है PM इज इक्वल टू DRT होता है। यहाँ पे M तो अणुभार है और D घनत्व है, बोलो सही बात है। बेटा यहाँ पे पूछा है निम्न में से किसका घनत्व अधिकतम होगा। दाब और ताप की बात की है, तो बेटा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दाब और ताप की बात करें तो घनत्व किस पे निर्भर कर रहा है? P/T पे। तो घनत्व अधिकतम चाहिए
तो बेटा इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो डी पी के तो समानुपाती है और डी टी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो डी बढ़ाओगे तो पी तो बढ़ेगा और टी घटेगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? घनत्व दाब के समानुपाती, ये ज्यादा चाहिए तो ये भी ज्यादा होना चाहिए। घनत्व ताप के व्युत्क्रमानुपाती, ये ज्यादा होगा तो ताप कम होगा। समझ में आती है बात बेटा? तो अब यहां से यदि मैं बात करूं, ऑप्शन चेक कर लो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखते हैं, देखे चारों ऑप्शन क्या दे रहे हैं बेटा। जो ऑप्शंस की कंडीशंस है उसी को लेके हमको चेक करना पड़ेगा। तो P तो दिया है 180 एम, इसमें 280 एम, इसमें 0.5 ATM और इसमें 180 एम। और बेटा ताप की बात करूं, ताप कितना कितना है? ये ताप दिए हैं बेटा, हमको दिए हैं ताप। तो बेटा यहां से यदि अपन चेक करें तो घनत्व अधिकतम चाहिए तो दाब ज्यादा होना चाहिए, ताप कम, या आप इन दोनों का अनुपात निकाल लो। तो बेटा दोनों का अनुपात निकालोगे या तो वो करो या थोड़ा सा ट्रिक से देख लो। तो दाब सब में ज्यादा किसमें है? इसमें है, और ताप इसका कम होना चाहिए तो सबसे कम भी है। तो बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो या तो डायरेक्ट देख लो, और आप बोलो सर डायरेक्ट में तो गलती हो जाती है, हमसे नहीं देखा जा रहा। तो बेटा आप P/T सबकी वैल्यू दे रखी है, सबको सॉल्व करके मान निकाल लो और जो अधिकतम मिले वो आंसर आएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, चलूं आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, देखे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेटा इंपॉर्टेंट है। आपको बोला है SO2 और O2 गैस की बात की है। SO2 का आयतन बोला है 20 सीसी, O2 का आयतन बोला है, निकालना है O2 का आयतन। O2 का आयतन हमें निकालना है बेटा। इसका टाइम बोला है 60 सेकंड और इसका टाइम बोला है बेटा आपको 30 सेकंड। तो बेटा विसरण की बात की है तो ग्राहम के विसरण के नियमानुसार मैं बोल सकता हूं R1/R2 V1/V2 T2/T1 P1/P2 रूट में M2/M1। यही होता है बेटा। यहां पे आज आपको R की बात नहीं की, हटा दो, दाब की बात नहीं की, हटा दो, तो बाकी बच गया वो लिख लो। तो VSO2 VO2 TO2 TSO2 MO2 MSO2, यही है बेटा। तो VSO2 कितना है आपका 20 सीसी, VO2 निकालना है, TO2 कितना है 30 सेकंड, ये कितना है 60। बेटा वैल्यूज आपको ही रखनी होगी देख के, ये 32 और ये 64। तो सॉल्व कर लो बेटा। 20 तिया 60, ये 10, 32 से कम 32, 32 दूना 64। तो आया 10/VO2 बराबर 1/√2। 1/√2 का मतलब 1.414। √2 की वैल्यू होती है 1.414। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो VO2 आपका आएगा 10 × 1.414 तो 14.14 सीसी। तो बेटा आपका 14.14 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। देखो देखे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्या? करेक्ट है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। आपको बोला है H2 SO2 और CH4 तीनों के 0.5 मोल लिए हैं। तो NH2 NSO2 और NCH4 तीनों के 0.5 मोल है। स्मॉल n का मतलब मोल होता है, और तीनों के बेटा आपको कितने मोल बता रखे हैं? 0.5 मोल बता रखे हैं। क्या बोला है बाद में? तीनों को विसरण में बेटा, तीनों के विसरण में 3 घंटे लगते हैं। आपको बताया एक छेद किया गया है, तो छेद से गैस का निकलना बेटा विसरण की क्रिया होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। डायरेक्ट विसरण बोले भी नहीं और बोले पतले से छेद से गैस निकल रही है, मतलब विसरण की बात कर रहा है।
तीनों के विसरण में बेटा समान समय लगा है, कितना लगा है, 3 घंटे लगे। तो समय भी समान हो गया, मोल भी समान हो गए। तो तीनों के लिए इसने पूछा है, क्या पूछा है हमसे, कि आंशिक दाबों का अनुपात किस क्रम में होगा। तो बेटा देखिएगा, यहां से मैं बात करूं तो बेटा इस वाले फॉर्मूले को ही दोबारा देख लो। R समानुपाती V, व्युत्क्रमानुपाती T समानुपाती P, व्युत्क्रमानुपाती M। तो बेटा यहां से P1 M2 उल्टा चल रहा है। यदि नियत की बात करेंगे, समय वगैरह समान होगा, तो बेटा यहां से P आपको ऐसे मिलेगा √M। आप रख के देख लेना, ये चीजें नियत है। तो P1/P2, इसको इधर लाओगे तो उल्टा हो जाएगा, M1/M2 रूट में। तो P1 किसके समानुपाती, √M1 के। P2 किसके समानुपाती, √M2 के। ये चीज इधर आएगी तो उल्टा हो जाएगी। तो कुल मिला के P किसके समानुपाती होगा, √M। M क्या है, अणुभार। अब यदि बेटा इनके अणुभार की बात की जाए, तो इसके इन सभी के अणुभार की बात करूं, ये 3 घंटे में मान लीजिए ऊपर लिख दूं, तो इनके अणुभार की बात करूं, मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको पता लगेगा H2 का 2, SO2 का 64 और इसका 16। तो जो अणुभार का क्रम होगा वही इनके दाबों का क्रम होगा। तो सबसे ज्यादा SO2 का, उससे कम CH4 का, उससे कम H2 का। तो बेटा इसका ये आंसर मिला और ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो दोबारा समझ लीजिए, जब भी आपको एक पतले से छिद्र से गैस निकलने की बात बोले तो आप ये मान के चलें विसरण की क्रिया की बात हो रही है। और विसरण की क्रिया में हम जानते हैं P √M के समानुपाती होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको बताया, ये सब चीजें नियत है। तो P1/P2 रूट में M2/M1 इज इक्वल टू नियत। तो इसको इधर लेके आऊं तो उल्टा हो जाएगा, M1/M2। तो P1 √M1 के समानुपाती, P2 √M2 के समानुपाती। मतलब P अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती है। अणुभार का क्रम क्या है, वो इनके दाबों का क्रम होगा। तो बेटा ये स्टेज 3 के कुछ क्वेश्चंस की बात की मैंने, एक बार इनको रफ कर रहा हूं। स्टेज 4 सेक्शन ए, सेक्शन बी हमने देखा। स्टेज 3 के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब बेटा अपन आगे और क्वेश्चंस की कुछ बात करते हैं। बेटा एक बार और देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस, क्या बोलना चाह रहा है ये। तो स्टेज 3 के ही बाकी क्वेश्चंस की बात करूं मैं बेटा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और देख लो, देखना चाहो तो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 15 स्टेज 3 का ही। आपको बोल रहा है निम्न में से कौन से गैसीय स्पीशीज का युग्म ताप और दाब समान हो तो उनका जो विसरण होगा वो समान दर से होगा। बेटा विसरण समान दर से कब होगा, ताप दाब समान बोल दिया, आयतन की बात नहीं की, समय की बात नहीं की। तो जिनका अणुभार समान है उनमें विसरण भी बेटा समान होगा, क्योंकि बेटा विसरण की दर √M के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि अणुभार समान है तो विसरण की दर भी बराबर आएगी, क्योंकि आयतन, ताप, दाब ये सारी चीजें समान है, इसकी कोई बात नहीं की। तो बेटा इनके ऑप्शंस चेक करोगे तो बेटा एक बार चारों ऑप्शन देख लो और उनके अणुभार देख लो। इसका है NOCO है, इसमें है बेटा NOCO2, यहाँ है NH3 और PH3, यहाँ है NO और C2H6। अणुभार बेटा मैं बात करूं तो इसका अणुभार है 14 और 16 30, इधर है बेटा 12 16 28, तो ये ऑप्शन नहीं है। 14 16 30 और ये 44, ये भी नहीं है। 17 और ये बेटा 34, ये भी नहीं है बेटा। 14 16 30, 12 दूना 24 और 6 30, तो इनके अणुभार बराबर है, मतलब इनके विसरण की दर भी बराबर होगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम अणुभार देख लेंगे, जिनका अणुभार समान उनके विसरण की दर भी समान, क्योंकि बेटा हमारे को और दाब, ताप, आयतन इनकी बात नहीं की गई है। समझ में आती है बात बेटा। चलूं आगे। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन नंबर 17 और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन 17 की बेटा मैं बात करूं यदि, तो आपको बोलता है
एसटीपी पर आर्गन का तो 1 मोल है, ये मोलों की बात कर रहा हूं, मोलों की बात की है। आर्गन का 1 है, CO2 के 2 है, O2 के 3 है और N2 के 4 हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। और कुल दाब बोला है, कुल दाब बेटा आपको बताया है, कुल दाब है आपका 1 ATM, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोला, STP बोल दिया। STP का मतलब बेटा 1 ATM होता है। STP बोल दिया है, STP पे ये याद रखें, जो दाब होता है, कुल दाब की बात कर रहा हूं, वो 1 ATM होता है। तो P कुल आपके पास आ गया 1 ATM। आपको किसके लिए देखना है? PO2 का देखना है। तो O2 का आंशिक दाब क्या होगा? कुल दाब गुणा मोल भिन्न। तो देखिएगा, कुल दाब 1 गुणा मोल भिन्न, खुद के मोल बटा टोटल मोल, 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 × 3 अपॉन 3 3 6 4 10, तो 0.3 आ गया। आ गया बेटा। अब दोबारा देखिए क्या बोला है, ऑर्गन का 1 ही मोल है, बोला है O2 का 1 मोल हटा दिया, CO2 का 2 मोल है, O2 का 1 मोल हटा दिया तो 3 - 1 2 रह गए, और N2 के 4 मोल हैं। आज भी बेटा P कुल वही बोला है 1 ATM है, तो अब PO2 कितना हो जाएगा? P कुल इंटू XO2, सही बात है। तो PO2 कितना है? 1 × 2 अपॉन 1 + 2 + 2 + 4, तो PO2 आ गया आपके पास 1 × 2 अपॉन 9। तो बेटा यहां से आप देख लो 2/9, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 0.22 आया। समझ में आती है बात बेटा? तो ये पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन कितने का आएगा। तो बेटा प्रतिशत परिवर्तन किसी भी चीज का पूछे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, क्या? तो प्रतिशत परिवर्तन का एक फॉर्मूला याद रखें, बाद माइनस पहले अपॉन पहले इंटू 100। तो बेटा बाद में कितना है? 0.22, पहले कितना था? 0.3 अपॉन 0.3 इंटू 100। बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा -0.08 बटा 0.3 इंटू 100, तो आएगा -26.66%। बेटा माइनस का मतलब क्या है? कमी। प्लस होता तो वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। तो इसने बोला है ये लगभग 26%, लगभग 26% से चेंज होगा। और ये भी पूछ लेता बढ़ रहा है घट रहा है, तो घट रहा है, कमी हो रही है क्योंकि माइनस है। तो बेटा ये मैंने आपको स्टेज 4 और स्टेज 3 जो टॉपिक हमने पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए। बाकी की बातचीत भी अपन करेंगे। स्टेज 1 और 2 में भी जो क्वेश्चन मैंने होने हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है बेटा उनकी एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करें और टॉपिक को अच्छे से देखें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।